हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नैन्सी और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की परतें। अपनी पिछली वीडियो में हमने जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया, जिसमें हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ को डिस्कस किया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। उसके अलावा स्थल मंडल को हमने डिस्कस किया, ब्रह्मांड से रिलेटेड जो हमारे सौर मंडल से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है सबको हमने डिस्कस किया। आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, जिसमें हम वायुमंडल का अर्थ और वायुमंडल की अलग परतों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि वायुमंडल होता क्या है। वायुमंडल जो है वो गैसों से बना एक पतला आवरण है और किसके चारों ओर, किसे इसने चारों ओर से घेरा हुआ है? पृथ्वी को इसने चारों ओर से घेरा हुआ है। ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ के चारों ओर जो हवा का एक आवरण है, जो गैसेस का एक आवरण है, उसे वायुमंडल कहा जाता है। और धरती की सतह से लेकर लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो वायुमंडल है वो फैला हुआ है और इसके बाद ये अंतरिक्ष तक फैला हुआ है। ठीक है। अब वायुमंडल में क्या, किस चीज़ का मिक्सचर है? वायुमंडल, फर्स्ट पॉइंट तो हमें क्लियर है कि गैसेस का मिक्सचर है। ठीक है, अलग अलग तरह की गैसेस यहाँ पर पाई जाती हैं। दूसरा, हमारे वायुमंडल में गैसों के अलावा जलवाष्प और धूलकण भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों, जलवाष्प तथा धूलकण से मिलकर बना है। अब विभिन्न प्रकार की गैसें, कौन कौन सी गैसेस इंपॉर्टेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में? सबसे पहले है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा कुछ गैसेस ऐसी हैं जो कम मात्रा में पाई जाती हैं, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियॉन, जेनॉन आदि कई तरह की गैसेस हैं। ठीक है, अब सबसे पहला प्रश्न बनता है कि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस। ठीक है, और सबसे अधिक दबाव किस गैस का है? तो नाइट्रोजन गैस का। और नाइट्रोजन गैस से इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है कि ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया में इंपॉर्टेंस रखती है। और एक और पॉइंट कि जब हम ऑक्सीजन या हम जब सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन भी काफ़ी मात्रा में हमारे शरीर के अंदर जाती है, पर हमारी बॉडी उसे क्या करती है? एक्सेल कर देती है। ठीक है, उसके अलावा इसमें हमें ऑक्सीजन जो है 21% पाई जाती है, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, और आर्गन की मात्रा रहेगी 0.93%। ठीक है, 0.93% रहेगी आर्गन और 0.03% रहेगी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण के लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, ये एक इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है जो क्या करती है? हमारी अर्थ पर टेम्परेचर को मेंटेन करने में या गर्मी बनाए रखने में सहायता करती है। ये क्या करती है? सन की रेज को एब्जॉर्ब करती है और यहाँ पर गर्मी बनाए रखती है अर्थ के सरफेस पर। ठीक है, इसके अलावा हमारे वायुमंडल में अल्प मात्रा में हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियॉन, जेनान आदि कई तरह की गैसेस पाई जाती हैं। दूसरा, हमने पढ़ा था कि यहाँ पर वायुमंडल में जलवाष्प भी पाए जाते हैं। तो जलवाष्प लगभग 3% से 5% तक होते हैं। अब वायुमंडल में जो जलवाष्प हैं, इनकी जो क्वांटिटी है वो एरिया के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है। जैसे मरुस्थल, यानी कि अगर ड्राई डेजर्ट या हॉट डेजर्ट की बात की जाए, जैसे राजस्थान वाला एरिया हो गया, ठीक है, सहारा मरुस्थल हो गया, तो ये कैसे हैं? हॉट डेजर्ट है। यहाँ पर पानी जो है कम मात्रा में पाया जाता है और यहाँ पर वाटर वेपर्स भी क्या होंगे? कम मात्रा में पाए जाएंगे। और जो नमी वाले एरियाज़ हैं या फिर ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, वहाँ पर जो ह्यूमिडिटी है वो भी ज़्यादा होगी और जलवाष्प भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट, पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया यहाँ से कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा आंशिक दबाव किस गैस का है? नाइट्रोजन का। ठीक है, जिसे N2 गैस कहा जाता है। ठीक है, और वायुमंडल की सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HCF, परफ्लोरोकार्बन PFC, सॉरी H, हाँ ठीक है, PFC, और सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। ये सब क्या हैं? ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अभी पहला पॉइंट मैंने बता दिया था ना कि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करती है। ठीक है, क्योंकि सन की हीट को एब्जॉर्ब करती है।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि हमारी जो वायुमंडल है अर्थ के सरफेस से, हम मैंने कहा 1000 to 1600 किलोमीटर्स तक ये फैला हुआ है। तो इस पूरे इतने लंबे एरिया को हमने डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया है। तो हमारी अर्थ के सरफेस से, अगर मान लीजिए ये अर्थ है, तो अर्थ के सरफेस से जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो हम अर्थ की जो वायुमंडल है उसके डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहली जो लेयर हमारी आती है दैट इज क्षोभ मंडल, जिसे हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है उसे समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। देन मध्य मंडल, जिसे मेसोस्फियर कहा जाता है। ताप मंडल, थर्मोस्फियर, और बहिर्मंडल, जिसे एक्सोस्फियर कहा जाता है। ठीक है, कैसे डिवाइड किया? सबसे पहले अर्थ से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और सबसे पहले आती है हमारी क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। बहिर्मंडल कहाँ तक जाता है? अंतरिक्ष तक जाता है। ठीक है, अब एक लेयर आपने और सुनी होगी दैट इज आयन मंडल। तो आयन मंडल जो है वो ताप मंडल का ही निचला भाग होता है। ठीक, कई जगह डिवीजन में हमें आयन मंडल मिलता है, ताप मंडल नहीं मिलता। तो ताप मंडल का ही निचला भाग आयन मंडल कहलाता है। ठीक है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। ठीक है, तो मध्य मंडल से दो इजीली लर्न करने के लिए ये रहा हमारा सेंटर, ले लो मध्य मंडल। मध्य मंडल से पहले दो और मध्य मंडल के बाद के दो मंडल हो गए। मध्य मंडल से पहले दो हो गए क्षोभ मंडल, समताप मंडल। मध्य मंडल के बाद के हो गए ताप मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, अब इसे हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। इसके जो पॉइंट्स हमने याद रखने हैं, सबसे पहला पॉइंट है क्षोभ मंडल से हमें कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं? तो पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं, यानी कि जिस लेयर में हम रह रहे हैं। ठीक है, जो हमारी अर्थ के सरफेस से पहली परत आएगी उसे क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल कहा जाता है। और इस मंडल में सभी मौसम से संबंधित घटनाएं होती हैं, यानी कि बादल बनना, तूफान आना, ठीक है, बारिश होना, ये सब क्या है? क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है, इसमें मौसमी बादल पाए जाते हैं। ठीक है, मौसमी बादल यानी कि जो बारिश करते हैं बादल। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 10 से 12 किलोमीटर है। ठीक है, औसत यानी कि क्योंकि हमारी जो क्षोभ मंडल है अर्थ के सरफेस पर जो ध्रुव हैं, पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पर इसकी ऊंचाई जो है कम होती है और जो इक्वेटर है यहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा होती है। जो इक्वेटर है, इक्वेटर से इसकी जो ऊंचाई रहेगी वो लगभग 18 किलोमीटर रहेगी और पोल्स पर इसकी ऊंचाई रहेगी 8 किलोमीटर। ठीक है, और अगर एवरेज निकाला जाए तो 10 से 12 किलोमीटर, या कई बुक्स में आपको 15 किलोमीटर भी लिखा हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि किस वजह से ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम और इक्वेटर पर इसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है? ये भी रीज़न पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका रीज़न ये है कि इक्वेटर पर सन की रेज डायरेक्ट पड़ती हैं और यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है? ज़्यादा होता है। और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से हवाएं क्या होती हैं? फैलती हैं। ठीक है, गैसेस जो हैं वो फैलती हैं और ज़्यादा एरिया कवर करती हैं, इसलिए भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। और ध्रुवों पर ठंड होती है, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता, गैसेस क्या होती हैं? संकुचित होती हैं और वह ज़्यादा एरिया ना कवर करते हुए सिर्फ 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती हैं। ठीक है, तो क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ साथ घटता चला जाता है। यहाँ तक ये पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट यहाँ से क्या याद रखना है कि क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, अर्थ के सरफेस से हम ऊपर की तरफ जाएंगे और क्षोभ मंडल के नीचे का जो टेम्परेचर होगा और ऊपर का टेम्परेचर होगा उसमें डिफरेंस होगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा? घटता जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो घनत्व है वो क्षोभ मंडल में ही मौजूद है। ठीक है, सबसे ज़्यादा घनत्व अगर पूछा जाए किस मंडल का है तो क्षोभ मंडल का है। सबसे ज़्यादा हाइट आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वायुमंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान कम होता जाता है। अभी हमने क्या पढ़ा कि क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर क्या होता है? कम होता जाता है। और इसे मापते कैसे हैं? 165 मीटर आप ऊपर गए
तो 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। इसी तरह से आप ऊपर बढ़ते गए तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। और लगभग 1 किलोमीटर अगर आप ऊपर जाते हैं तो लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आ जाती है। ठीक है, इसके साथ एक और पॉइंट याद रखना है कि जब हम क्षोभ मंडल में ऊपर की तरफ जाते हैं तो गैसेस का जो घनत्व होता है, जो डेंसिटी होती है, वो भी घटती जाती है। मतलब कि जो भारी गैसेस होंगी वो कहाँ रहेंगी, ट्रोपोस्फियर के नीचे की तरफ, यानी कि हमारे अर्थ के सरफेस के निकट रहेंगी। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे तो जो हवा का, जो गैसेस का घनत्व है वो क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, उसके बाद है ट्रोपोस्फियर तथा समताप मंडल। इससे हमारी नेक्स्ट पेयर कौन सी आ जाएगी, समताप मंडल। समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच की एक सीमा है जिसको हमने क्षोभ सीमा का नाम दिया गया है। ठीक है, अब क्षोभ सीमा से क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो हवाएं नीचे से ऊपर की तरफ उठती हैं तो वो क्षोभ सीमा से टकराकर वापस अर्थ की तरफ आती हैं। ठीक है, क्षोभ सीमा से टकराकर जब हवाएं नीचे की तरफ आती हैं तो इसे ट्रोपोपोज कहा जाता है। ठीक है, ट्रोपोपोज कहा जाता है जब हवाएं क्षोभ सीमा से टकराकर अर्थ की तरफ आती हैं और यहाँ हवाएं बहुत तीव्र गति से चलती हैं। क्षोभ सीमा पर जो हवाओं की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, इस मंडल को संवहन मंडल, अधोमंडल भी कहा जाता है और यह वायुमंडल की सबसे छोटी परत, हाइट के अकॉर्डिंग सबसे छोटी परत है, परंतु घनत्व जो है सबसे अधिक है। ठीक है, वायुमंडल का घनत्व सबसे अधिक क्षोभ मंडल में होता है, परंतु इसकी यह जो ऊंचाई है वो सबसे कम होती है। ठीक है, अब एक पॉइंट और याद रखना है, अपने हम समताप मंडल में पढ़ेंगे कि जो हवाई उड़ानें होती हैं वो समताप मंडल में होती हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी तरह की मौसम संबंधी कोई गतिविधि नहीं होती, तो जो हवाई उड़ान है वो वहाँ पर होती है। परंतु जो घरेलू विमान हैं, ठीक है, जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं वो कौन से एरिया में होती हैं, क्षोभ मंडल, मतलब कम दूरी की जो उड़ानें हैं वो क्षोभ मंडल में उड़ाई जाती हैं और अधिक दूरी की जो उड़ानें हैं वो कहाँ पर उड़ती हैं, समताप मंडल में। नेक्स्ट इज समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। पहली लेयर हो गई हमारी क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल जिसमें गैसेस का घनत्व सबसे अधिक था और जो हाइट थी वो सबसे कम थी, से लगभग कितनी थी, 12 किलोमीटर। एवरेज जो देखी थी हमने 10 से 12 किलोमीटर, या कई जगह 15 किलोमीटर लिखा होता है, तो 10 से 12 किलोमीटर की जो ऊंचाई रहेगी वो रहेगी हमारी क्षोभ मंडल की। और उससे ऊपर जो शुरू हो जाएगी वो हमारी होगी नेक्स्ट लेयर, जिसे हम कहेंगे समताप मंडल। तो पृथ्वी की सतह से लगभग 12 से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला हुआ है हमारा समताप मंडल। यह वायुमंडल की दूसरी परत है। अभी ये पॉइंट हमने पढ़ लिया कि हवाई जहाज उड़ाना आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि किसी भी तरह की मौसम संबंधी गतिविधि इसमें नहीं होती है, कोई बादल नहीं बनते हैं, तो हवाई उड़ान जो है वो ईजिली पॉसिबल हो सकती है। अब समताप मंडल से जो पॉइंट हमें याद करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि समताप मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है। तो ओजोन परत, ये इसकी हाइट कितनी रहेगी अर्थ से, 15 से 30 किलोमीटर। ठीक है, 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमारी कौन सी लेयर आ जाएगी, ओजोन लेयर। ठीक है, अब ओजोन लेयर का क्या इंपॉर्टेंस है, ओजोन परत जो है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों, यूवी रेज को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और यूवी रेज क्या इफेक्ट डालती हैं ये हमारे शरीर में, मतलब ह्यूमन बीइंग्स में जो है कैंसर संबंधी बीमारी को जन्म देती हैं। तो इस तरह की रेज से बचने के लिए ओजोन परत क्या करती है, इसको अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, पर अब कहा जाता है ना कि ओजोन लेयर जो है धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म हो रही है, हानि हो रही है उसको। किस वजह से हो रही है, इसकी हानि की वजह रहती है CFC गैस, जिसे क्लोरोफ्लोरो कार्बन कहा जाता है। ये ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रही है। और ये गैस कहाँ से निकलती है, ये AC और रेफ्रिजरेटर से निकलती है। तो ये गैस क्या कर रही है, ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रही है। तो हमने क्या पॉइंट याद रखने हैं यहाँ तक, समताप मंडल की ऊंचाई 12 से 50 किलोमीटर है। ठीक है, और यहाँ पर हवाई जहाज उड़ाना आसान है। यहाँ पर ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है
ओजोन गैस की परत पृथ्वी की सतह से 15 से 30 किलोमीटर ऊपर होती है और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, और CFC गैस जो है ओजोन लेयर को हानि पहुंचा रही है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मध्यमंडल, या जिसे हम मेसोस्फीयर बोलते हैं, थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की तीसरी परत है, इसकी ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर तक है। ठीक है, अब मतलब 50 to 80 किलोमीटर जो रहेगी हमारी मध्यमंडल की ऊंचाई रहेगी। ठीक है, ये ऊंचाई पढ़ रहे थे हम, एवरेज 12 किलोमीटर या 15 किलोमीटर हमारा क्षोभमंडल, 50 किलोमीटर्स तक हमारा मध्यमंडल, और 50 to 80 किलोमीटर्स रहेगा हमारा 50 किलोमीटर्स तक रहेगा हमारा समताप मंडल, और 50 से 80 किलोमीटर तक रहेगा हमारा मध्यमंडल। ठीक है, यानी कि अगर मील में काउंट करें तो पृथ्वी की सतह से लगभग 31 मील 31 माइल्स ऊपर से शुरू होता है और 53 माइल्स तक फैला हुआ है। और इस वाले मंडल से हमें याद रखना है कि जो उल्का पिंड, जो कि अंतरिक्ष से जो उल्का पिंड आते हैं तो वो इसी परत में आकर जल जाते हैं, जो घर्षण की वजह से वो जल जाते हैं और हमें ऐसे दिखते हैं जैसे टूटता हुआ तारा। तो कोई टूटता हुआ तारा नहीं होता, वो उल्का पिंड जो कि अंतरिक्ष से धरती की तरफ आ रहे हैं तो वो हमें जलते हुए दिखाई देते हैं। परंतु कई बार क्या होता है, कुछ उल्का पिंड बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, वो कुछ हिस्सा उनका जल जाता है और कुछ वो अर्थ की सतह पर पहुंच जाता है, जिस तरह से वो अर्थ पर नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, अब आ गया कि 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर मध्यमंडल का जो टेम्परेचर है वो -100 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। ठीक है, ये वायुमंडल का जो सबसे निम्नतम तापमान माना जाता है दैट इज़ -100 डिग्री सेल्सियस, वो रहेगा मध्यमंडल की सीमा पर। ठीक है, मध्यमंडल की जो बाउंड्री रहेगी वहाँ पर टेम्परेचर रहेगा -100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट इज रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है और दूरसंचार अनुप्रयोगों में इम्पॉर्टेंस रखती है। नेक्स्ट आ गया हमारा नेक्स्ट, दैट इज तापमंडल। तापमंडल का ही निचला हिस्सा हमने कौन सा पढ़ा था, आयन मंडल, और तापमंडल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, थर्मोस्फियर। ठीक है, मेसोस्फियर से ठीक ऊपर और एक्सोस्फियर के ठीक नीचे जो परत पाई जाती है उसे तापमंडल कहा जाता है। तापमंडल में पराबैंगनी विकिरण के कारण अणुओं का फोटो आयन और फोटो डिसएसोसिएशन होता है, जिससे आयन बनते हैं। तापमंडल की ऊंचाई रहेगी 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर 640 किलोमीटर तक तापमंडल का विस्तार रहेगा। और तापमंडल वायुमंडल में हवा की उपस्थिति बहुत कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सोस्फीयर या फिर बहिर्मंडल। एक्सोस्फीयर या बहिर्मंडल ये सबसे लास्ट लेयर रहेगी, और ये यहाँ पर हवा बहुत पतली होती है और यहाँ पर मुख्य रूप से हीलियम और हाइड्रोजन पाए जाते हैं क्योंकि वो बहुत हल्की गैसें होती हैं। ठीक है, और यहाँ का टेम्परेचर जो है वो रात को बहुत कम और दिन में बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो स्टेबल नहीं रहता, दिन में बहुत ज़्यादा होता है और रात को बहुत कम होता है। इस तरह से हमने वायुमंडल की कुल 5 परतों के बारे में पढ़ा। सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगी क्षोभमंडल, जो कि हमारी अर्थ के सरफेस के बिल्कुल पास है, जिसे ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। ऊंचाई लगभग 12 किलोमीटर औसत रहेगी, ध्रुवों पर कम और भूमध्य रेखा पर ज़्यादा रहेगी। समताप मंडल ये दूसरी लेयर हो जाएगी, और यहाँ पर जो इसकी हाइट रहेगी वो 50 किलोमीटर्स तक रहेगी। फिर उसके बाद आएगा मध्यमंडल जो 50 to 80 किलोमीटर्स तक रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा तापमंडल जो कि 640 किलोमीटर्स तक हाइट तक रहेगा, और उसके बाद बहिर्मंडल जो अंतरिक्ष तक जाता है। ठीक है, तो इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने डिस्कस किए। We will discuss new topic in our next video. Till then, thank you. Have a nice day.